रिवीजन कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ एकदम आराम से नोट्स में आपको सब कुछ क्या होगा मिल जाएगा। देखिए शुरुआत करते हैं 9 नंबर से। क्या नंबर से? 9 नंबर। अब 9 नंबर शुरुआत करते हैं। 9 नंबर पढ़ के देखिए, पढ़े आता है? हाँ पढ़िए, लेकिन ये बात अपने आप के यहीं तक दफन कर दीजिएगा। आराम से पढ़े आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो और अच्छा है, कम से कम पढ़े लो सीख तो लेगा। देखो कर रहे डिफाइन, डिफाइन के मतलब परिभाषित कीजिए फॉलोइंग टर्म्स, निम्न पदों को, यानी कि जे पद नीचे लिखल है ना वो करा परिभाषित करना है। पहला में क्या है? कंडक्टर, दूसरा में क्या है? इंसुलेटर, तीसरा में क्या है? सेमीकंडक्टर और चौथा में क्या है? सुपर कंडक्टर। बारी बारी से मिलेंगे, बारी बारी से मिलेंगे। 1 नंबर में मुलाकात करते हैं कंडक्टर से। अब हम लोग कंडक्टर को बोलेंगे एक मुलाकात जरूरी है सनम, नहीं हो इसको बोलेंगे कंडक्टर की तू कौन है बता। मान लो कि हम ही कंडक्टर हैं तो हमसे पूछेगा ना कि आप कौन है, तो असही तो हम जो बकेंगे वो कंडक्टर के बारे बक रहे हैं। बोली मेरा रहेगा लेकिन सब चाल चलन के कर रहेगा कंडक्टर बोला। एकरे चाल चलन के क्या करेंगे? बखान करेंगे। तो कंडक्टर बोला, कंडक्टर वो पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आसानी से क्या करता है? मूव करता है। उस पदार्थ को नाम क्या है? कंडक्टर। जरा में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, आसानी से फ्लो करेगा, उसका नाम क्या है? कंडक्टर। इंसुलेटर किसको कहेंगे? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा उसका नाम क्या होगा? इंसुलेटर होगा। कंडक्टर किसको कहेंगे? तो कंडक्टर उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए आजाद रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र रहेगा, उस पदार्थ का नाम कंडक्टर है। अब तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि कंडक्टर क्या है, तो बोलिएगा वैसा मटेरियल, वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है? मूव करता है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, भारत आजाद है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आजाद है। बोलेगा तो आसानी से घूम फिर सकता है कंडक्टर। इंसुलेटर किसको कहेंगे? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रुकल रहेगा। अब जबरदस्ती रगड़ देगा तो थोड़ा सा चल जाएगा, जैसे कि 2 वस्तु को घर्षण करवाएंगे लेकिन आसानी से मूव नहीं करेगा। अब जबरदस्ती, बात समझ में आ रहा है? रगड़म रगड़ी करके चार्ज का मूव करवा दीजिएगा तो वो अलग बात है। जैसे कि बताए थे कि ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, ग्लास से कहाँ? सिल्क से। तो बात अलग है, मूव नहीं ना करता है, वो करवाता है, मूव करता नहीं, क्या है? करवाता है। और एक है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मैटर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होगा। इसका मतलब वैसा पदार्थ जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, अर्थात जरा में इंसुलेटर का भी थोड़ा थोड़ा गुण रहे और कंडक्टर के का भी क्या रहे? गुण रहे, यानी कि आजाद हो भी सकता है और आजाद नहीं भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव भी कर सकता है और उसमें मूवमेंट नहीं भी हो सकता। और सेमी कंडक्टर, सेमी के मतलब अर्ध, कंडक्टर के मतलब चालक, जरा में कौन आधा चालक के है तो आधा चालक के रहेगा, तो आधा किसका रहेगा? कुचालक का। इसका मतलब इंसुलेटर के बाद सेमीकंडक्टर आया, तो सेमीकंडक्टर उस पदार्थ को कहेंगे जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होगा, उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। एक है सुपर कंडक्टर। देखो कंडक्टर के मतलब जरा में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और सुपर, सुपर के मतलब तेजी से दौड़ेगा। देखो फास्ट और सुपर फास्ट, तो दोनों तो चलबे करेगा। सुपर फास्ट बात थोड़ा क्या होगा? तेजी से चलेगा। इसका मतलब स्वतंत्र है लेकिन ओकरा में ज्यादा स्वतंत्र है। माना कि ये कई प्रकार के पदार्थ के कई गो पार्ट बताए? 4। अब पूछेगा कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और सुपर कंडक्टर क्या है। परीक्षा में तब देख कंडक्टर में लिख दी हम वैसा पदार्थ जरा में इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? मूव करेगा, उसे कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर में लिख देना जरा में आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इंसुलेटर। जिसमें क्या होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला मैटर आएगा, कंडक्टिविटी आएगा, वो होगा सेमीकंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेजी से मूव करेगा, वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल लेकर अच्छा से समझ लो। माना कि तू इलेक्ट्रॉन है या हम इलेक्ट्रॉन है,
तो जिस घर में हमको आजादी रहेगा, कंडक्टर एग्जाम्पल में नानी घर जाओ, ठीक है, नानी घर तो चाहे किचन में भी खा लेगा तो चलेगा, क्योंकि वहां तो स्वतंत्र है। वहां पता चला कि नानी के घर भी ठकठका के निकल जाएगा, अर्थात तो वहां क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है। बात समझ रहे हो? तो आपका नानी घर आपके तरह वैसा कैसा घर हुआ, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में जहां तू शुरू बार गया है, एग्जाम्पल में देखा देखी के मतलब समझता है, वहां तू स्वतंत्र नहीं है, तुमको हाथ भी धोना रहेगा ना, तो बगल वाला से पूछिएगा क्या धोइए, तू कहते ये ध्यान जा, और गलती से तू कहने नजर भी दौड़ाया ना तो तुरंत पर्दा सटाक सा गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? गलती से तुमको थूक भी फेंके के मन रहेगा, नानी घर थूक फेंके के मन करेगा, जे जमन हो जा फेंक नहीं, बड़े तो जरी मनी मेहमानी करती कहती कि हमरा तो साफ कर के परेशान कर दे। लेकिन जहाँ तू फर्स्ट टाइम देखा देखी में गया है, वहां तुमको कुछ भी करे के रहेगा ना, कुल्ली भी फेंके के रहेगा, तो बोलिएगा तो पीछे जाएगा, नहीं कि तू आजाद नहीं है। अर्थात जहाँ तू फर्स्ट टाइम जा रहा है, एग्जाम्पल में देखा देखी में, तो वो घर आपके लिए क्या है, इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर जहाँ तो स्वतंत्र भी है और स्वतंत्र नहीं भी है, एग्जाम्पल में हॉस्टल, मास्टर आया एकदम कंडक्टर ने एकदम हिल वो भैबा, मास्टर के लो चोई चाइना स्टार्ट हो गया, अर्थात वो क्या, हॉस्टल क्या हुआ, सेमी कंडक्टर। हम लोग अपने आप को इलेक्ट्रॉन, अब बोला सर सुपर कंडक्टर तेरा में स्वतंत्र रहेगा, आजाद रहेगा, लेकिन ज्यादा आजाद रहेगा। एग्जाम्पल में तू डांस प्रोग्राम देखे चल गया है, तो तोरा में इतना आजाद है कि वो एक ऐसे करेगा तो तू भी ऐसा पंचोदा कर देगा, तोरा में तू ज्यादा स्वतंत्र है, तो वो क्या हो गया, सुपर कंडक्टर। तो हमें आशा है कि आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर किसको कहेंगे, और सेमी कंडक्टर किसको कहेंगे, और सुपर कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, इंसुलेटर में नहीं मूव करेगा। सेमी कंडक्टर में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला मैटर होगा, और सुपर कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या की ओर पढ़ते हैं, 10 की ओर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाना है, अब मंजिल तक पहुंच जाना है। एकदम रफ्तार बढ़ाइए, अब मंजिल तक पहुंच जाइए। अब कौची कर रहा है, पढ़े को तेरा पढ़ के देखो तो कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन फॉलोइंग पार्टिकल। फॉलोइंग के मतलब जो नीचे लिखल है वो पार्टिकलवा पर चार्ज कितना होता है जे बताबे कर रहा है, समझ रहा है ना। कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन फॉलोइंग पार्टिकल, निम्न कण पर कितना आवेश है। ये सब ऑब्जेक्टिव में सेटिंग करवा दे तो निकलता है, जाए से पहले सेटिंग करवाएगा कहाँ, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएगा। हम इस प्रकार से मिक्स करेंगे कि इसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव में हो जाए। आपसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बोलेंगे हमें पता है कि इतना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁻। अब एक बात और बोल देगा कि नेचर जो चार्ज बाकी होगा इलेक्ट्रॉन पर वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्या जवाब दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। और एगो ऐसा नाम फंडामेंटल चार्ज में बताए होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि ई है, ई का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁻। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, -e। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, सिर्फ तुमसे पूछेगा प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, तो बस ये होगा +e। और ई को बोलेंगे तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही थी। कुछ झलक रही है, ई को देखता है तो क्या झलकता है बताओ तो, 1.6 और गुना कितना 10⁻⁻⁻�19 कूलम। अब तुमसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा चार्ज है कि एक प्रोटॉन पर, तो क्या बताइए। अमाउंट दोनों पर क्या है, बराबर। फर्क यही है कि एगो नेगेटिव नेचर का है तो दूसरा पॉजिटिव नेचर। अब एगो पूछ रहे अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज हमको बता दो, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2 × e। प्लस के मतलब वैल्यू पॉजिटिव नहीं, नेचर पॉजिटिव। प्लस के मतलब क्या पॉजिटिव, नेचर पॉजिटिव। तो क्या लिखिएगा, प्लस
2 और एक तरफ देखें तो कुछ कुछ होता है चला, क्या होता है यानी कि तो इसको देखता है तो ऐसे होता है 1.6 और गुना 10 पर पावर कितना -19 कूलम और 16 दूना 22 क्या होगा +3.2 और गुना कितना 10 पर पावर -19 कूलम। ओके, अब बीटा पार्टिकल पर चार्ज होता है -C, क्या होता है निगेटिव नेचर बताएगा, चार्ज का नेचर क्या है निगेटिव, और माइनस लिख दिल हो और ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अब पूछेगा न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है तो क्या बोलेगा 0, बोलेगा न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 0, अर्थात न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल, क्या मतलब उदासीन कण, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं, जरा पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, उदास रहेगा कि नहीं, तो ये उदासीन हसीना है कौन न्यूट्रॉन। बोलेगा गामा पार्टिकल तो ये भी क्या है न्यूट्रल है। अब आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो लोग बोले 1.6 गुना 10 पर पावर -, उसका नेचर क्या होगा प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, नेचर क्या होगा नेचर अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा +3.2 और गुना 10 पर पावर, तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज का नेचर है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, मजा आ रहा है। अच्छा, तुमसे फिर पूछ देगा कि बीटा पार्टिकल पर चार्ज का नेचर क्या होता है, अर्थात -C, अर्थात -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। मजा आ रहा है। फिर तुमसे पूछेगा न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है 0, क्या होता है और ये क्या होगा न्यूट्रल, क्या होगा गामा भी क्या होगा न्यूट्रल। पूछेगा निम्न में कौन पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो 4 को ऑप्शन में अगर अल्फा और प्रोटॉन आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, बीटा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और गामा और न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, गामा और न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, जब तक में कोई परेशानी है। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग नजर क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर के तो हट्टा हट्टी करने नहीं देंगे। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, पढ़े आता है करा व्हाट माने क्या, बेसिक कॉज मुख्य कारण किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का मुख्य कारण क्या है, आवेश के क्वांटमीकरण का मुख्य कारण तो एकदम छोटा कारण है। कारण यह है कि जब कोई वस्तु चार्ज होता है तो उसमें ऐड या रिमूव इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर में ही होता है। किसमें होता है, इंटीजर में ही होता है। 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 और 5.5 के रूप में नहीं होता है। यही कारण है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज क्या होता है Q बराबर L। अब तुमसे नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ने का मुख्य कारण क्या है, तो की बोलेगा इज्जत से पैसा कमाए, नौकरी करना। और से मुख्य कारण है जो झापो होल रहता है कि शादी करना, नहीं अच्छा दुल्हन मिलेगी, नहीं तो करो कुटुम नहीं आएगा। मेन कारण है देखो कि नौकरी हो तो लाइन लगल हो, नहीं हो रहा से घूर के जाए वाला तो लाइन लगल हो। अर्थात तो जैसे बोलेंगे आपको पढ़ने का क्या कारण है, तो मेन कारण है घर परिवार के संस्कार को क्या कर देना, ऊपर कर देना। गलत बोल रहे हैं तो सही कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन का कारण क्या है, तो बोलेंगे किसी वस्तु को चार्ज होने के लिए
आइडिया इलेक्ट्रॉन को क्या इंटीजर के रूप में ही आइडिया रिमूव किया जाता है। यही वजह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अगर 3.5 के रूप में भी किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को आइडिया रिमूव करते तो क्वांटाइजेशन होने का चांस नहीं रहता। तो तुमसे पूछेगा वजह क्या है क्वांटाइजेशन होने का, तो परीक्षा में लिख देना कि ड्यूरिंग द चार्जिंग के दौरान इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड अर्थात आइडिया रिमूव। इसका मतलब चार्जिंग के दौरान पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यही कारण है क्वांटाइजेशन होने का। कोई दिक्कत? जैसे आपको हमसे पूछेगा कि सर आपको पढ़ाने का कारण क्या है, तो इज्जत के साथ पैसा कम, नहीं तो हमरा ऐसे भी सटावे आवा है, भगवान हाथ बोलो दिल की न हो काय ने, ऐसे भी बात समझ रहे हो। तुम्हारा कुछ भी कर सकते हो, पॉकेट मारने के लिए भी ट्रेनिंग लेते तो सीख जाते हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हम लोगों को अच्छे राह पर क्या कर सकें, ला सकें, इज्जत से पॉकेट में भी कुछ आ सके। तू भी, तेरा काम भी होगा और मेरा काम भी होगा। तो वही वजह है क्वांटाइजेशन होने का भी है। इसमें वजह है कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से इंटीजर नंबर में ही क्या होगा, आइडिया रिमूव होगा। यही वजह है चार्ज को क्वांटाइजेशन होने का। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। इसको बोलेंगे एक मुलाकात जरूरी है सन ना। देखो तो इसको बोलेंगे आप इससे मुलाकात कीजिए। कहता है हाउ द मास ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का मास इज अफेक्टेड प्रभावित होता है और चार्जिंग। इसका मतलब हुआ चार्जिंग होने पर वस्तु का द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है। जैसे तुमसे पूछेंगे नौकरी होने पर कोई व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है, तो वो गली में कम नजर आएगा, गांव में कम नजर आएगा, कहा कि दिन भर बेचारा ड्यूटी जाएगा। तो सही कर रहा है, किसी वस्तु को चार्ज अगर करते हैं तो उसका मास प्रभावित होता है, तो यानी कि होता है, लेकिन बोल रहा है कैसे प्रभावित होगा। इस बात को क्या किया जाए, बताया जाए कि किसी वस्तु को जब आप चार्ज कीजिएगा तो यह इसका मास कैसे प्रभावित होगा। तो सबसे पहले माना कि हम लोग मान लिए कि इस बॉडी को चार्ज करना है, किसको, ये कोई वस्तु है, तो इसको चार्ज कीजिएगा तो दो बात होगा, या तो आप इसको पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा या तो निगेटिव चार्ज कीजिएगा। किसी भी काम को करने का दो नजरिया होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। और सही है वो फौज था, एक रिटायरमेंट बोला हमको रिजाइन करवा दीजिए, हमको ये नौकरी नहीं करना है। तो बोला गया काहे नहीं कीजिएगा बताइए, तो बेचारा नकारात्मक पहलू ले लेता है। क्या था, बोला देखिए सर हम नौकरी जॉब में इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि देखिए अगर हम फौज में रहेंगे तो या तो देश में रहे चाहे नहीं, देश में या तो शांति होगा, नहीं तो पड़ोसी वाला पाकिस्तान जैसन मुझौसन से क्या होगा, युद्ध होगा। शांति रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध होगा तो क्या बात होगा, दो बात होगा। या तो हम युद्ध में आगे रहेंगे तो या तो घायल हो जाएंगे, नहीं तो शहीद हो जाएंगे। अगर घायल हो गए सर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शहीद हो जाएंगे तो दो बात होगा, या तो हमको जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा। जलाया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दफनाया जाएगा तो दो बात होगा। मेरा कब्र पर या तो जंगली घास उगेगा या तो औषधि उगेगा। अगर जंगली घास उग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन औषधि उग गया तो दो बात होगी। या तो उस औषधि से दवाई बनाया जाएगा या तो साबुन बनाया जाएगा। दवाई बनाया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन साबुन बनाया जाएगा तो दो बात होगा। या तो साबुन से लड़का नहाएगा या लड़की नहाएगी। लड़का नहाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की नहाएगी तो हमको बड़े शर्म आएगा सर। ऐसे हम नौकरी कैसे क्या करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं। अर्थात किसी काम को छोड़ने के लिए बहुत सारा नकारात्मक पहलू हो सकता है। तो सही कर रहा है, किसी वस्तु को चार्ज कीजिएगा तो चार्ज करिएगा तो दो बात होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा तो वह बात होगा, और निगेटिव आएगा तो कोई और बात होगा।
पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा कि नहीं होगा। और निगेटिव आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसका मतलब क्या होगा, मास इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब मास भी निकला। आप मेरे पॉकेट से सिक्का को निकालिए तो इसका मतलब मेरा ओवरऑल मास को घटा रहा है ना हो। तो बोला अगर किसी वस्तु को चार्ज कीजिएगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन और निकाला जाएगा तो मास क्या होगा, चला डिक्रीज करेगा, घटेगा। और ऐड किया जाएगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, अर्थात क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को चार्ज करेंगे, ऐसे करके लिखना है कि किसी वस्तु को चार्ज करने पर इसका मास कैसे प्रभावित होगा, तो उसको जवाब दीजिएगा कि देखिए अगर हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो निगेटिव आएगा, रिमूव होगा तो पॉजिटिव होगा, और ऐड होगा तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब मास बढ़ेगा, और पॉजिटिव आएगा इसका मास घटेगा। अर्थात कह सकते हैं कि किसी वस्तु को चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव हुआ है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो घटेगा और निगेटिव होगा तो बढ़ेगा। तो लोग को ये महसूस हुआ कि मैटर क्लियर हो गया, समझ में आया। चार्ज होने पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा में लिखना तो बोलेगा अगर कोई वस्तु चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये निर्भर करेगा कि वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आया कि निगेटिव। पॉजिटिव आया तो घटेगा, निगेटिव आया तो बढ़ेगा। तुमसे कोई पूछेगा पॉजिटिव आएगा तो काहे घटेगा, हम कहेंगे अरे बाप लो पॉजिटिव आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भागा, और इलेक्ट्रॉन भागा तो इलेक्ट्रॉन मासिव पार्टिकल है तो उसका मास भी भागा। बोला निगेटिव में क्यों पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा इसका मतलब मास भी ऐड हो गया, और मास ऐड हो गया होगा इसका मतलब उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा आवाज पता चलता है, आवाज गुलगुलाता नहीं ना है, गुलगुलाएगा तो क्या कीजिएगा बोलिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो मन लगा के पढ़ो। इसको कहेंगे हम जानते हैं तुम मुझे आबाद करोगे। देखो आबाद पढ़ाई लिखाई हमेशा आबाद करेगा, इन्हें होने के चक्कर में पढ़ा तो बर्बाद होगा। एग्जाम पास आए दिल घबराए न, एग्जाम पास आता है तो दिल घबराता है, इसलिए डरना नहीं, मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ एकदम कंप्लीट रहेगा। कहता है कोशिश करने वालों की कभी तो कोशिश करते रहिए, हारे के सवाल ही नहीं सामने आएगा, हारने का सवाल कभी नहीं आएगा। कहता एक्सप्लेन अकर मतलब वर्णन कर, वर्णन के मतलब बखो, हम बखबो तो परीक्षा में लिख लिया, अगर आग लेता तो कहता एक्सप्लेन वर्णन कीजिए, व्हाई रिपल्सन इज ट्रीटेड एज, वर्णन कीजिए कि रिपल्सन जो है, विकर्षण जो है क्या करता है, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मतलब विद्युतीकरण का निश्चित परीक्षण करता है। क्या करें, वर्णन करें। दो दो जगह एक्सप्लेन लगा दिए हैं, सॉरी इधर लगा दिए हैं तो उधर छोड़ दीजिए। हिंदी है कि प्रतिकर्षण को क्यों विद्युतीकरण का सुनिश्चित परीक्षण के रूप में माना जाता है, वर्णन कीजिए। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का नाम होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपल्शन, इसका हिंदी होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण। हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आके तैयार है कि इस रिपल्शन को इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, चार्जिंग के लिए श्योर इलेक्ट्रिफिकेशन माना जाता है। क्यों, शायद इसलिए क्योंकि ये बेवफा सनम नहीं होगा। देखो एगो रिपल्शन आता है चार्ज के केस में और एक आता है क्या, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के मतलब आकर्षण। देखो अब सबसे पहले एक का तो नाम ही नहीं लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसका नाम नहीं लेता है वो शामिल नहीं होता है। किसका नाम नहीं लिया, अट्रैक्शन का। बोला रिपल्शन चार्जिंग को बतलाने के लिए निश्चित बात है, ये बात क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। हम कहें देख चला आप जानते हैं चार्ज में कि रिपल्शन होगा कब, जब सेम नेचर का चार्ज रहेगा तब, दोनों प्लस या दोनों माइनस। बोलेगा जा बेवफा जा, जाड़ा के दिन है तू नहा के आ, नहीं हो
ये रिपल्सन को दर्शा रहा है, क्योंकि ये कौन नेचर का चार्ज है? सेम नेचर का चार्ज है। तो कह सकते हैं कि अगर रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब चार्ज का नेचर समान होगा। रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब चार्ज का नेचर समान होगा। गलत बात की सही बात? अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब या तो देखो दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो भी अट्रैक्शन होगा, अन्यथा कोई नहीं भी चार्ज है। जैसे एगो मास m1 है और एगो यहाँ q1 बराबर 0 है और q2 बराबर 0 है, फिर भी यहाँ पर क्या हो? अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मास्टर और चेला इस नतीजा पर पहुंचा है कि अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो चार्ज रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, क्योंकि दो मास भी तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। न्यूटन लॉ बताए होंगे गुरुत्वाकर्षण में, G m1 m2 बटा r²। गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब चार्ज रह भी सकता है और नहीं रह सकता। लेकिन अगर नफरत हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब है निश्चित रूप से चार्ज भी है और दोनों का नेचर भी समान है। तो आप परीक्षा में बोलेगा कि कैसे लिखेगा, तो बोलिएगा रिपल्सन होने का मतलब यह दर्शाता है कि दो चार्ज का नेचर समान है। सेम नेचर रहने पर ही रिपल्सन होगा, इसके अलावा रिपल्सन होने का कोई चार्ज नहीं है, प्रतिकर्षण होने का कोई चांस नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिपल्सन होने का मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज को रहना जरूरी है। अब एक उल्टा में वो क्वेश्चन बोल देगा कि आप वर्णन कीजिए कि अट्रैक्शन को प्रतिकर्षण के लिए निश्चित परीक्षण का मान्यता नहीं है। क्यों? तो बोलिएगा गौर से कि अट्रैक्शन होने के लिए चार्ज रह भी सकता है और अर्थात अन्य चार्ज बड़े भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आकर्षण चार्ज का श्योर टेस्ट नहीं कर पाता है। समझ में आया कि दोबारा बता दें? अरे समझ में आया कि दोबारा बताएं? अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किधर की ओर? बोलेंगे अब देखो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अगला क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। दिख रहा है? अगला क्वेश्चन कर राइट, पढ़े अब आपको? राइट के मतलब लिख लिया। क्या लिख कर? इम्पोर्टेंट डिफरेंस, महत्वपूर्ण अंतर किसके बीच? चार्ज एंड मास के बीच। एक मतलब एक तरफ चार्ज लिख देंगे नहीं चला, और दूसरा तरफ क्या लिख देंगे? मास। माना कि हम चार्ज हैं और तू मास है, तो हम अपन बारे बोले, तू अपने बोले नहीं बोलेगा। हम तुझे से कम ही है, तू करोड़पति, हम अरबपति ना। तू करोड़पति है तब हम अरबपति हैं, तू पति है तो हम बिन पति हैं। कुल अंतर है कि नहीं? तू कुआरा है, हम शादीशुदा। तू निर्वंश है तो हमरा वंश। अभी तुम लोग है, अभी तुम्हारी क्या हो? बाल बच्चा हो? बाल बच्चा है, बाला पर लाया है धीरे। बात समझ? अंतर हम दोनों के बीच चल रहा है वार्तालाप। तो सही चार्ज और मास के बीच बोलेगा तब तू अंतर कुछ बता। तो सबसे पहले बोलेगा कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि। तो ये बोलेगा हम फंडा कि हम कोई पर निर्भर करे वाला नहीं है, पहला अंतर। दूसरा बोलेगा ना कि मेरा SI यूनिट, कौन यूनिट? SI यूनिट किसका? चार्ज। बोलेगा कि मेरा SI यूनिट कूलाम होता है, तो मास बोलेगा कि मेरा SI यूनिट किलोग्राम होता है। ओके, अब बोलेगा बस हो गया। तो बोलेगा देख, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं।
तो ये बोलेगा हम केवल और केवल पॉजिटिव रहेंगे। इक्वल अंतर है कि नहीं? यस सर। बोलेगा मोशन करने पर यानी कि गति करने पर हमको दौड़ाइए, उछलाइए, कूदाइए, नॉट अफेक्टेड, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निकनी कहता है हम साजन के साथ झूला भी झूल लेंगे तो कोई दिक्कत ना पड़ेगा। आई बोलेगा गलती से हम मोशन में आए तो हमको पर क्या हो गया, प्रभाव पड़ जाएगा, अर्थात हम गति के द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। चार्ज बोलेगा कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, अर्थात चार्ज मास के बिना, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब यह द्रव्यमान के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये बोलेगा आई कैन लिव विदाउट चार्ज, हम चार्ज के बिना भी रह सकते हैं। घमंडिया कौन होगा, चार्ज की मास? मास नहीं कहेगा, हम तोरा पर कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज बोलेगा अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा न। और ये क्या कहेगा, मास कहेगा कि हमको कोई से मतलब नहीं है, हमको कोई से मतलब नहीं है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही। अगर ये बोलेगा संगी ने हम अकेले बितावे वाला है भाई, बात समझ में आ रहा है? तो आज तक समझ में आ, बोलेगा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, मास का किलोग्राम। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास केवल क्या होगा, पॉजिटिव। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है तो मास कौन क्वांटिटी है, कंपेयर कीजिएगा, फंडामेंटल। मोशन के द्वारा चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना भी रह सकता है। गप मत कीजिए चेला, समझ में आया? परीक्षा में आएगा तो एकदम टक टका के लिख देगा, कोई परेशानी होगा? परीक्षा देने वाला का लगना चाहे तो लगता है मन से पढ़ के आया है, भूलना बनाए। समझ में आ रहा है? मास गति के द्वारा प्रभावित होता है क्या? मास गति के द्वारा, हाँ प्रभावित होता है। क्या लिखा हुआ है? मास गति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इंग्लिश क्या लिखा हुआ है? मास इज अफेक्टेड बाय मोशन। बस इंग्लिश सही है। हिंदी में गलती देखो, विद्यार्थी लिखता है, सजीव लिखे वाला है, मशीन ने है कि उससे गलती नहीं होगा, लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया होगा कि गति के द्वारा प्रभावित होता है। मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है, कोई दिक्कत? बोरिंग नहीं ना फील हो रहा है? अब देखो बोरिंग फील होगा तो बोलिएगा, समरसेबल चालू कर लेंगे, ठीक है? बस एकदम मन लगा के खाली पढ़ते रहना। अब देखो 14 के बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े आता है। एक बार देखो तो पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? वाइड लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक और अरेंज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब हुआ बिल्डिंग का मतलब भवन, मकान, छत। कथा भवन के शीर्ष पर त्वरित चालक को क्यों व्यवस्थित होता है? इसका मतलब ऐसा घर है, ये क्या है? घर। ये घर पर देखिएगा, ये घर है, होम, होम के मतलब घर, और हम ये होम है, और यहाँ का मिनिस्ट्री को होम मिनिस्ट्री कहते हैं। और होम मिनिस्ट्री क्या होता है, ये बात शादीशुदा आदमी ही जान सकते हैं ना। देखिए बाइक, होम मिनिस्ट्री के मतलब बाइक। और एग्जाम्पल में घर में तो के मम्मी, बच्चा जब छोटा था वो बोला मम्मी मम्मी, तो बोले कौची, हम अपन मन से कब बाहर निकल सकते हैं घूमने के लिए? तो बोला अभी तक तो बाबू बेटा नहीं निकलो हो अपन मन से, तू अभी सब सपना मत देख। समझ में आया? तो ये होता है होम मिनिस्ट्री का इफेक्ट, वो हम समझते हैं, तू लोग समझ नहीं सकता है, कुछ बात कोई के बताना नहीं। कौन कर? ये घर है, घर पे ये त्वरित लगाया जाता है। त्वरित के मतलब लाइटनिंग कंडक्टर्स, ये चालक एक प्रकार का होता है। इसका कनेक्शन ऐसे ऐसे करके कहाँ कर रहता है? ग्राउंड में। ग्राउंड का मतलब समझ गया, सतह। इसका काम क्या है? तो बहुत ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा, तो बहुत ऊपर से बिजली आती है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजली? देहाती भाषा में जरा बज्जर कह छोड़ा तोड़ा गाँव में ऐसे कर देनी तो हो लो हंगामा ना, हंगामा जने के लोग निराजित,
समझ में आ रहा है? गांव में ऐसे कर दिया तो हो गया उससे। तो वज्र का ऐसे बोला जाता है वज्र, इंग्लिश में उसको बोला जाता है लाइटनिंग। इसमें बहुत अमाउंट का चार्ज होता है, बहुत अमाउंट में क्या होता है, चार्ज होता है। और जब ये गिरता है ठंड का, सोचिए इसका क्या इफेक्ट है कि एकदम हरियाली बेचारा तार कितना हरा हरा रहता है, एक बार गिर जाता है तो सूख जाता है, और फसल क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। सोचो वो तो भीगा हुआ है, हरियाली ऐसे जला दिया, छत तो कम से कम सूखल रहता हो, ओरा पर गिर जाएगा तो कहेगा श्री राम नाम, लेकिन नीचे जो रहेगा गया काम से। तो ये कंडक्टर जब ऊपर से आता है तो इसको ये क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ये नहीं सोचेगा कि खिड़किया में लगा देगा, तो खिड़किया में लगाएगा तो फिर तो झोंकिया ही देगा। यहां से आया, इसको ये आकर्षित किया, बुलाया, आ तोरे ला बैठा लियो। जब ये आया तो ये इस लाइटनिंग से टकराया, और ये चार्ज को जाने का ये रास्ता है, जैसे डिलीवरी पॉइंट है कि पानी सोजिया दिया, खेत तक पहुंचा दिया, तो ये इस पर आया, इस चार्ज को ये कहां पहुंचा दिया, ग्राउंड पर। ये वो आशिक है जो यहाँ पहुंचा दिया, इसको क्या किया, सुरक्षित बचा लिया। त्वरित चालक इसलिए लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग के दौरान, अर्थात बिजली ठनका गिरने के दौरान इस पर, इसके थ्रू चार्ज कहां तक पहुंच जाता है, ग्राउंड तक, और वो इस घर को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है, बचा लेता है। बोलिएगा सर अगर ये नहीं रहेगा तब की होगा, तो है पोलोथीन वाला बात कि जैसे तुमको बोलेंगे एक बाल्टा पानी पोलोथीन में डाल दो, ऐसे करके पोलोथीन पकड़ ले, एक बाल्टा डाल दो, पोलोथीन गया फटाक। तो सही अगर ये नहीं होगा तो घर पे डायरेक्ट आया तो चार्ज को तो मूव करे के मौका मिलेगा नहीं, कि घर कंडक्टर होता है, ईंट गिट्टी मिट बालू से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, चार्ज रुक जाएगा। हाँ अगर ये बना रहता घर मेटल के, तो यहाँ पर आता है तब बेटा तोरा नीचे क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। और ग्राउंड के तो एक के काम है, जो हमसे टकराएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ग्राउंड से अगर कितना हेवी अमाउंट में चार्ज क्या होगा, कांटेक्ट करेगा, तो ग्राउंड के एक के काम है। इलेक्ट्रॉन कम है तो दे के न्यूट्रल करेगा, और ज्यादा है तो लेके न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल तो हर हाल में करेगा। अब तुमसे पूछेगा कि बिल्डिंग के शीर्ष पर लाइटनिंग कंडक्टर क्यों लगाया जाता है, तो बोलेंगे इसलिए लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग के दौरान, वज्रपात के दौरान मकान को क्षतिग्रस्त होने से क्या कर सके, बचा सके। और कैसे बचाएगा, जो समझ में आया, ये लाइटनिंग रहेगा इस पर आएगा, ये कहाँ तक पहुँचा देगा, ग्राउंड तक, और ये क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, बच जाएगा। समझ में आया तुम लोग? आया। तो अब मुलाकात करते हैं प्रश्न संख्या 16। गौर से देखना, नजर हटे। अब इसको बोलेंगे 16 नंबर को कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे अब क्या देखे, नजारा देखा। क्वेश्चन नंबर 6 के नजारा देखिए, दिख रहा है कुछ? 16। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखो तो बताओ। व्हाई द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के मतलब वायुयान, एरोप्लेन नहीं, एरो नाम है प्लेन लेकिन ऊपर रहा है, एयरक्राफ्ट आर नॉट मेड ऑफ ऑर्डिनरी रबर। ये ऑर्डिनरी रबर, इसका मतलब साधारण रबर से बना हुआ नहीं होता है। क्यों? ये कंडक्टिव रबर से बना होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आएगा कि साधारण रबर से क्यों नहीं बना होता है, या कंडक्टिव रबर का बना हुआ होता है क्यों। तो ये वो क्या जवाब देगा तो नो होगा। जैसे बोलेंगे शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, जवाब मिल गया। तो अब कोई कहेगा शराब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, तो बता देगा पीमित क्यों नहीं पीना चाहिए। तो बोलेगा लिवरी, किडनी, मिडनी, मुंह, यानी कि घर के शांति सुख शांति सब भंग हो जाता है, शरीर भी तंग हो जाता है, इसलिए शराब। अब पूछेगा क्यों पीना चाहिए, तो बोलेगा जाहिल क्यों ना। तो वही करा कि साधारण रबर का क्यों नहीं बना होता है, तो एक जवाब आएगा ना कि साधारण रबर का क्यों नहीं बना होता है, अर्थात ये कंडक्टिव रबर का बना होता है। तो कंडक्टिव रबर का क्यों बना होता है, तो जिस कारण से ये नहीं बना होता है उसी कारण को बचाने के लिए ये बना होता है।
गलत बात क्यों, सही बात। इंडिया में बड़ी अच्छा रहती है दोस्त, तू कितनों को पत्र रहा था, लेकिन शादी में एक बार जरूर लिखे तो सुपुत्र सुपुत्री। नहीं, इंडिया में बहुत अच्छा रस्म रिवाज है कि एक बार सबके मौका मिलता है कि तू सुपुत्र है। क्या है? सुपुत्र है। शादी में गया है ना, एगो कुंडली मिला है लड़का लड़की के, बोला क्या हुआ, तो बोला एक तो 600 गुण मिल रहा है। तो लड़का बोला कि अब ये शादी नहीं होगा। बोला काहे नहीं होगा, तो कहा की कहता है बेटा लफंगा है तो पुताइयो लफंगिए ले आई है। तो 600 गुण मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब मैटर है, तो वही कर रहा है। देखो एयरक्राफ्ट का टायर, तो जरा सोचो कि टायर है किसका, वायुयान का ये टायर है? तो जब वायुयान चलता है तो उड़ता नहीं है, उड़े के पहले वो क्या करता है, दौड़ता है। और जरी मनी तेजी से नहीं दौड़ता है, बड़ी तेज दौड़ता है। और दौड़ता है, हवा में दौड़ता है, पूरे दौड़े रनवे रहता है। अब भाटी जो रनवे रोड है यार, रनवे सुनता होगा तो नहीं लगता होगा कोई नया चीज सुन रहा है। रनवे क्या है? रोड है। जरी ज्यादा चिकन रोड होगा, घर्षण कम होगा, यानी कि वो स्पेशल प्रकार का एक क्या है, रोड है। सोचो जब बड़ी स्पीड, जरा सोच कि हम लोग ऐसे करके पत्थर को टकराते हैं, कितना कम स्पीड, जैसा ये चिंगारी फेंकते रहेगा। और ये अपना स्पीड से जब घूमेगा ना, तो रनवे और टायर के बीच घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण के कारण चार्ज उत्पन्न होगा। और जब ये रबर का बना होगा तो रबर तो इंसुलेटर होगा, तो चार्ज उत्पन्न होगा, तो ये चार्ज का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टायर क्या है, ऑर्डिनरी है। तो जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो ये बहुत मात्रा में क्या उत्पन्न करेगा, चिंगारी। तो कभी कभी देखता होगा एक गोला बन के बाइक में चलाता होगा, ऐसे करके स्टैंड में कोची करता है, रोडवा में सटाता होगा तो एकदम आग फेंकता होगा, देखा है कभी? ऐसे बाइक चलाता है, ऐसे पैरवा से स्टैंड पर चक्कर में काटना चल जीते ना, बाप भाई कहते बाप रे बाप, कितना हमार सुधरल बेटा है। जरूर आगे वाला की गलती है, गलती नहीं है कुछ चाची, वो स्टैंडवा ऐसे कर रहा लो, चिंगारी मरवा लो, टुकटॉक में वीडियो बनावा, समझ में? तो अब सही घर्षण होगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा, और चिंगारी उत्पन्न होगा तो उतना में तो उतना बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और ज्यादा मात्रा में होगा तो वो प्लेन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। यही कारण है कि वो ऑर्डिनरी रबर का बना नहीं होता। अब परीक्षा में आएगा तो तू लिखेगा कैसे, तो बोलेगा वायुयान का टायर ऑर्डिनरी रबर का बना हुआ नहीं होता है। अगर ये ऑर्डिनरी रबर का बना होता तो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान, उड़ने वक्त या उतरने वक्त, प्लेन रनवे पर बहुत तेज गति से दौड़ती है, और दौड़ने के कारण रनवे और टायर के बीच घर्षण होगा, और घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, और वो चिंगारी एयरक्राफ्ट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और अंदर रहबे करता है आदमी, वही डैमेजिंग से बचाने के लिए इसे ऑर्डिनरी रबर से नहीं बना होता है। कि बनेगा कैसे, आप बोला कैसा रबर से बना होता है, तब वो होता है कंडक्टिव रबर। तो अब तुमसे पूछेगा कंडक्टिव रबर का क्यों बना होता है, तो बोलेंगे जब रनिंग करेगा रनवे के साथ तो यहाँ घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होगा, होना तो हर हाल में है चला, लेकिन यहाँ लोकल था आवेश, लेकिन यहाँ कंडक्टिव टायर होने के वजह से ये चार्ज क्या होगा, मूव कर जाएगा, तो चिंगारी उत्पन्न होने से क्या होगा। जैसे माना कि पूरा एक पॉलिथीन दे दी, बोलेंगे एक बाल्टी पानी दे दो, एक बाल्टी पानी पॉलिथीन में डालेगा तो क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट है। लेकिन अगर गलती से फिर अगर डिलीवरी पाइप डाल को, पाइप का मतलब समझ में आ गया, और ओकरा में खोपड़ी लगा दिया, ओकर बाद बोलेगा तूने जितना पानी डाले के डाल, क्योंकि पानी का मूवमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ डाला, जैसे देखो ऐसे अगर पॉलिथीन है, इसमें तो पानी डालेगा तो इसको डैमेज कर देगा, पटाख, कहे कि पानी का मूवमेंट। अगर तुमको ऐसा पाइप हम दे दें, कैसा, ऐसा ऐने से खुलल रहे, समझ रहे, ऐने से खुलल रहे, ऐने से मुंह ऐसा बोलेंगे अब जितना पानी डालो, इधर से आएगा वो इधर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो कंडक्टिव रबर में यही होता है, यहाँ चार्ज उत्पन्न होगा, लेकिन इसी में क्या करता है, वो घूम लेता है, कहता है घूम ले, ये मौका मिले वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ दो क्वेश्चन क्लियर किए कि ऑर्डिनरी रबर का क्यों नहीं बना होगा, ये भी तेरे को पता चल गया,
और कंडक्टिव रबर का क्यों बना होता है ये भी आपको पता चल गया। आज डे 1 यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगला क्लास में हम लोग कैसे मुलाकात करेंगे, डे 2 के साथ। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो वो क्या कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक, ज्यादा लेट हो गया हो।